के इन्वेजन के आगे कोई टिक नहीं पाया। लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट सा बिगंग उस अंधेरों में घुस गया और वहां से जिंदा लौट आया। उसने मौत को छू कर देखा, जहन्नुम झेला और फिर एक दिन आंख खोली। इन्वेजन के 10 साल पहले। अब उसका मिशन सिर्फ एक है, डीमन रियल्म को लौटने से रोकना। और इस बार वो पहले से ज्यादा तैयार है। मुरीम की टूट चुकी व्यवस्था को दोबारा एकजुट करना होगा और खड़ी करनी होगी एक अल्टीमेट फोर्स, अनडिफीटेबल कॉर्प्स। वो आदमी जो पास्ट को दोबारा लिखेगा और फ्यूचर को बचाएगा। इस बार साहब बिगंग कभी नहीं हारेगा। मैं हूं सबसे स्ट्रांग। कहानी की शुरुआत 249 साल पहले होती है, एक शांत और स्थिर भूमि में। एक आम दिन की तरह लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त दिख रहे थे। बाजारों में घूमते हुए बातें कर रहे थे, इस बात से बेखबर कि एक बहुत बड़ा खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। अचानक आसमान में एक विशाल पोर्टल प्रकट होता है, जो एक भयानक तबाही की शुरुआत का संकेत देता है। जब दूसरी दुनिया से डरावने जीव उसमें से उतरने लगते हैं, ये जीव जिन्हें बाद में डीमंस कहा गया, आते ही इंसानों पर बेरहमी से हमला करने लगे। इनके उतरते ही उन्होंने इंसानियत पर अपने आक्रमण की घोषणा कर दी और तबाही फैलानी शुरू कर दी। और यहीं से इंसानियत पर डीमंस के इन्वेजन की असली शुरुआत हुई। इस गंभीर स्थिति का सामना करने के लिए ऑर्थोडॉक्स अलायंस ने योद्धाओं का एक दल बनाया, जिसका नाम था ऑर्थोडॉक्स स्काई डीमन एक्सटर्मिनेशन कॉर्प्स। और उन्होंने ऐलान किया कि वे इन आक्रमणकारियों का सामना करेंगे। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद ही आने में उनकी भिड़ंत डीमन लीजन से हो गई और वे दुखद रूप से हार गए। 1 साल बाद सेंट्रल प्लेन्स की आधी आबादी मारी जा चुकी थी। ऑर्थोडॉक्स और नॉन ऑर्थोडॉक्स गुटों के योद्धाओं ने मिलकर आखिरी बार एक साथ प्रयास किया और सिचुएन में एक अंतिम रेजिस्टेंस फ्रंट बनाया। ये अंतिम युद्ध लगातार आधे महीने तक चला, लेकिन उनकी सारी कोशिशों के बावजूद 90% रेजिस्टेंस सेना मारी गई और सेंट्रल प्लेन्स पूरी तरह से नष्ट हो गया। जो कुछ गिने चुने लोग बचे, वे बंदी बना लिए गए और घसीटकर डीमन वर्ल्ड ले जाए गए। इस कहानी का मुख्य पात्र भी उन्हीं बंदियों में से एक था, जिन्हें उस डरावनी दुनिया में ले जाया गया था। 5 साल की कैद, यातनाओं और भयानक एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसे एक रेयर टाइप घोषित किया गया, क्योंकि वो जम से इंटरनल एनर्जी का उपयोग नहीं कर सकता था। इसलिए उस पर बेहद क्रूर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उसे एक जीता जागता हथियार बना दिया गया। उसके बाद उसे ब्रेन वॉश करके डीमन वर्ल्ड की सबजुगेशन आर्मी में शामिल कर लिया गया। दशकों बाद वो अन्य डायमेंशंस में हमलों में हिस्सा लेने लगा और खून खराबे से भरी मासकर्स में निर्दोष लोगों की हत्या करता रहा। वो लगातार मारकाट करता रहा, एक रक्तरंजित जीवन जीते हुए। एक योद्धा गुलाम के रूप में बनाए जाने के 75 साल बाद उसकी नृशंस कॉन्ट्रीब्यूशंस को मान्यता दी गई और वो डीमंस में एक प्रतिष्ठित कमांडर बन गया। कमांडर के पद पर पदोन्नत किए जाने के 120 साल बाद वो एक भयानक और सम्मानित योद्धा बन चुका था। लेकिन उसी समय उसने एक बहुत बड़ा रहस्य खोज निकाला, जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद उसने लगातार 50 साल उस रहस्य को उजागर करने की शर्तों और तरीकों पर रिसर्च की। और फिर 65 साल बाद उसने डीमंस के खिलाफ एक महान रिबेलियन की बारीकी से योजना बनाई और शुरुआत की। रिबेलियन शुरू होने के 1 हफ्ते बाद घटनाएं वर्तमान समय पर आ गई थी, लेकिन युद्ध क्षेत्रों पर नुकसान साफ दिखाई दे रहा था। डीमन किंग के साथ एक भयंकर टकराव में यह पुष्टि हो गई कि उसका विद्रोह दुखद रूप से असफल हो चुका था। डीमन किंग टैरेंट ने अपने पुराने कमांडर श्वेट्स की बगावत पर गहरा अफसोस जताया और उसका पुराना नाम फन ग्रीन टेल बोलकर उसका अपमान किया। यह सुनते ही श्वेट्स ने गुस्से और कड़वाहट से प्रतिक्रिया दी, उस नाम को सख्ती से नकारते हुए। और फिर उसने अपने असली नाम की घोषणा की, जिसे उसने गर्जना के साथ चिल्लाया, माय नेम इज सपायंग। डीमन किंग तरंत ने कहा कि वो इंसानों को समझ नहीं पाता और वो सपायंग को बहुत समय से देख रहा था।
उसने कहा कि भले ही सपाएं की एबिलिटीज और टैलेंट्स कमजोर थे, लेकिन उसमें हर हाल में जिंदा रहने की एक अजीब जिद थी जो उसे ताकत देती थी। राजा ने पूछा कि सपाएंग इतने सालों बाद इतने नासमझी भरे तरीके से क्यों काम कर रहा है। इस पर सपाएंग ने जवाब दिया कि उसे कम से कम एक बार खुद लड़ाई का अनुभव लेना था, ताकि अगली लड़ाई में जीत तय हो सके। डीमन किंग को यह सोच दिलचस्प तो लगी, लेकिन उसने इसे नाइव और फूलिश भी बताया। राजा ने कहा कि आज उसका अंत होगा और वो अब उसे दूसरा मौका नहीं देगा। लेकिन सपाएंग ने साफ मना कर दिया कि वो राजा के हाथों मरेगा नहीं। भारी चोटों के बावजूद सपाएंग ने पूरी ताकत से चिल्लाया, और तभी एक पल में उसने एक अलौकिक शक्ति का उपयोग किया, जिससे तेज रोशनी पूरे स्थान को चीरती चली गई। डीमन किंग चौंक गया और समझ गया कि सपाएंग ने जो टेक्निक इस्तेमाल की वो रिटर्न ऑफ टाइम थी। ये नोएरोन की अथॉरिटी थी, जो कि बुराई का पुराना मास्टर था। राजा ने कहा कि अब उसे सब समझ में आ गया है। सपाएंग ने जो 120 साल तक दर्द और हार सही, वो सब सिर्फ इस एक पल के लिए था। भीषण क्रोध और महान विद्रोह के साथ सपाएंग ने डीमन किंग के सामने चिल्लाते हुए धमकी दी कि अगली बार जब वो वापस आएगा तो सबका अंत कर देगा और कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन डीमन किंग सिर्फ एक तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बोला कि वो इस चुनौती का इंतजार करेगा। और पहली बार उसने सपाएंग को वो इंसान माना जिसे वो सम्मान देता है। फिर सब कुछ एक विशाल विस्फोट में गायब हो गया। दूसरे दृश्य में घटनाएं वापस सेंट्रल प्लेन्स के मुरुम में लौटती है, खास तौर पर डीमन इन्वेजन से पूरे 10 साल पहले। जगह शांत थी। ऑर्थोडॉक्स अलायंस के ड्रैगन स्प्रिंग मार्शल आर्ट्स एकेडमी में कुछ वर्कर्स बात कर रहे थे कि कैसे एक अजीब सी बिजली एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड की छत पर गिरी और उसे तबाह कर दिया। एक वर्कर ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि इस हादसे में सिर्फ वही फेलियर घायल हुआ है। फिर साफ हो जाता है कि वो फेलियर सपाएंग था, मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर जो इंटरनल एनर्जी का उपयोग नहीं कर सकता था। हालांकि उसकी चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी। फिर भी किसी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि काश वो ज्यादा घायल होता, क्योंकि आज ही उसके पब्लिक एग्जीक्यूशन की तारीख है। इसके बाद एग्जीक्यूशन सेरेमनी एक खास अंदाज में शुरू होती है, जब एक अधिकारी ऑफिशियली घोषणा करता है कि ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी में असिस्टेंट स्पेयर इंस्ट्रक्टर की पोजीशन के लिए फॉर्मल ड्यूअल शुरू होने जा रहा है। ये ड्यूअल शुरू होता है एकेडमी के वर्तमान असिस्टेंट स्पेयर इंस्ट्रक्टर सपाएंग और उसके चैलेंजर मांग सोनो के बीच, जिसे द इनविंसिबल डिवाइन स्पेयर के नाम से जाना जाता है, ताकि ये साबित हो सके कि सपाएंग उस पद के योग्य है या नहीं। मांग संदेओक मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास के साथ खड़ा था, ये सोचते हुए कि शायद सपाएंग बिजली वाली घटना का बहाना बनाकर इस ड्यूअल से बच जाएगा। लेकिन सपाएंग मजबूती से खड़ा रहा, बिना किसी कमजोरी या घबराहट के, जो मंगो को हैरान कर गया। ड्यूअल को ऑफिशियल रूप से शुरू किया गया और दोनों को चेतावनी दी गई कि वे एक सच्चे वॉरियर की तरह सम्मानपूर्वक लड़े। शुरुआत में मांग देओक सपाएंग की परफॉर्मेंस देखकर हैरान हो गया और कहा कि वो पहले से बेहतर लग रहा था, जितना कि मांग देओक ने उम्मीद की थी। मांग देओक ने फिर से लाइटनिंग इंसिडेंट का मजाक उड़ाया और सपाएंग पर आरोप लगाया कि शायद उसने ये बहाना बनाया हो उससे लड़ाई से बचने के लिए। लेकिन आखिरकार उसने ये फैसला किया कि वो इस लड़ाई को जल्दी खत्म कर देगा। सपाएंग की हिम्मत की इज्जत करते हुए संडोक ने सुझाव दिया कि भविष्य में सपाएंग को हार मान लेनी चाहिए, ये सोचकर कि वो बिल्कुल भी उसके लायक नहीं है। सपाएंग ने अतीत को याद किया, कैसे लोग उसका अपमान करते थे, क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स एकेडमी में इंस्ट्रक्टर होते हुए भी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसे वो सार्वजनिक हार याद आई जो उसने एक बार झेली थी, कैसे उसकी इंस्ट्रक्टर की पोजीशन छिन गई और उसे नीच और अपमानजनक काम करने पड़े, जिनकी वजह से उसने बेहद कठिन दिन देखे। ये सब यादें उसी पल के लिए थी जिसकी वो बरसों से तैयारी कर रहा था। मांग संदेओक को सैपेगांग की बातें सुनकर गुस्सा आया, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आया
और उसने गुस्से से पूछा कि ये कैसी बकवास है जो वो बोल रहा है। सैपेगांग ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो इस पल का बहुत समय से इंतजार कर रहा था जब वो उसका सामना करेगा। मंगोक का गुस्सा बढ़ गया सपाइंग के घमंड को देखकर, और उसने कहा कि उसने सोचा था कि सपाइंग को थोड़ी इज्जत दे देगा क्योंकि वो कभी इंस्ट्रक्टर था। फिर मांग देओक ने अपने गुस्से में बुल डीमन स्पेयर आर्ट का प्रयोग शुरू किया और ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोला कि अब इस घमंडी को हमेशा के लिए चुप करा देना चाहिए। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी जब उसने अपनी पहली चाल वाइल्ड बुल्स चार्ज से हमला किया। संडोक चौंक गया जब उसे अपने हमले का कोई असर महसूस नहीं हुआ। उसकी उलझन और बढ़ गई। सैपेगांग ने मजाक में जवाब दिया कि उसका अटैक अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे पहले टारगेट पर लगना चाहिए था, तभी उसका कोई मतलब बनता। संडोक ने फिर से सैपेगांग पर गुस्से में हमला किया, लेकिन सैपेगांग ने बहुत आसानी से उसे डॉज कर लिया। मांग देओक हैरान रह गया कि एक कमजोर आदमी जिसके बारे में उसने सुना था इतनी आसानी से उसके हमलों से कैसे बच गया। मंगो को यकीन नहीं हुआ और उसने सोचा कि शायद सपाइंग की किस्मत थी। संडोक ने फिर पहले से ज्यादा ताकतवर हमला किया। इस बार हवा में छलांग लगाते हुए गुस्से में चिल्लाया। उसने चौथी चाल बुल डीमन स्पेयर्स फोर्थ फॉर्म का उपयोग करते हुए अंतिम हमला किया और चिल्लाया कि सपाइंग की मौत निश्चित है। जैसे जैसे ड्यूअल और ज्यादा तेज हुआ, सपाइंग बेहद फोकस्ड और शांत नजर आ रहा था। जब उसने अपने अपोनेंट मिंग सुनो के हमले को रोकने की तैयारी की, तो उसने अपनी स्पीयर से ग्रेसफुल और तेज मूवमेंट्स दिखाई, जिससे एक मजबूत रक्षात्मक दीवार बनी। इसके बाद उसने बहुत आत्मविश्वास के साथ कॉम्बैट स्टांस लिया। मंगोक जोर से हंस पड़ा और कहा कि इतनी साधारण टेक्निक्स उसकी ताकतवर चाल को नहीं रोक सकती। तभी सैपेगांग ने सभी को चौंका दिया। उसने एक अजीब और चमत्कारी टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसे उसने फायरबॉल कहा। उसने इसे अपने हाथ से बनाया और अपोनेंट की ओर फेंका। संडो के चेहरे पर हैरानी छा गई। उसे समझ नहीं आया कि सपंग ने क्या कहा और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फायरबॉल जोरदार धमाके के साथ फटी और मांग संडोक जमीन पर गिर पड़ा। सभी स्पेक्टेटर्स हैरान और डरे हुए देख रहे थे। संडोक जमीन पर लौटने लगा, आग बुझाने की कोशिश करते हुए डर से चिल्लाता रहा। दंगल तुरंत खत्म घोषित कर दिया गया क्योंकि सपाइंग की जीत साबित हो चुकी थी। उसे आधिकारिक रूप से ड्यूअल का विजेता और नया असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर घोषित कर दिया गया। सपाइंग की यादें वापस आई जब वो डीमंस के हाथों जिंदा पकड़ा गया था। उसने याद किया कि कैसे उसे डीमन वर्ल्ड में खींचा गया और कैसे उसने वहां सदियों तक जिंदा रहने की लड़ाई लड़ी। उसे इस दौरान एक बहुत जरूरी बात का एहसास हुआ कि कॉम्बैट टेक्निक्स जैसे हिट यांग और हाइल मैजिक पारंपरिक मार्शल आर्ट से बहुत अलग नहीं है। वर्तमान में उसका अपोनेंट जमीन पर पड़ा हुआ था, जला हुआ और भारी पीड़ा में। हल्के मजाकिया अंदाज में सपाइन ने स्टाफ को इशारा किया कि वो उसके अपोनेंट को अरीना से बाहर ले जाएं और ड्यूअल की क्वालिटी पर टिप्पणी की। दर्शक, स्टूडेंट्स और स्पेक्टेटर्स इस घटना पर चर्चा करने लगे कि क्या जो टेक्निक साइगोंग ने इस्तेमाल की थी वो सच में मार्शल आर्ट थी। ऑफिशियल्स ने भी नाराजगी और गहरी उलझन जाहिर की कि सपाइंग ने ऐसा कैसे किया, जबकि सब जानते थे कि वो इंटरनल एनर्जी यूज नहीं कर सकता। सबकी हैरानी और कुछ की नाराजगी के बावजूद एक ऑफिशियल सैपेगोंग को बधाई देने आया और पूछा कि उसने इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल कैसे किया। सैपेगांग ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया कि ये तो बस किस्मत का खेल था। सपाइंग ने सार्केस्टिक अंदाज में कहा कि कुछ दिन पहले उसे एक अजीब सी जड़ी बूटी मिली थी और जब उसने उसे खा लिया तो अचानक उसके अंदर जबरदस्त इंटरनल एनर्जी आ गई। उसकी इस सार्केस्टिक एक्सप्लेनेशन से ऑफिशियल्स बहुत नाराज हो गए और उसे डिसरिस्पेक्टफुल माना। जब ऑफिशियल्स का गुस्सा बढ़ता गया तो सेप ने ठंडे अंदाज में कहा कि उन्हें उस पर यकीन करना है या नहीं।
ये उनका अधिकार है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? फिर उसने ये साफ कहा कि उसने ड्यूल में कोई चीटिंग नहीं की। ये एक कंपटीशन था असिस्टेंट स्पेयर इंस्ट्रक्टर की पोजीशन के लिए, और उसमें ऐसा कोई नियम नहीं था जो स्पेयर के अलावा किसी टेक्निक के इस्तेमाल पर रोक लगाता हो। सपाइन ने हैरानी जताई कि साफ और निष्पक्ष जीत के बावजूद उससे ऐसे सवाल किए जा रहे हैं। उसी वक्त एक गुस्साए ऑफिशियल ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन दूसरा ऑफिशियल बीच में आ गया और अपने साथी को शांत रहने के लिए कहा। आखिर में ऑफिशियल्स ने शांत और आधिकारिक तरीके से सेपियों की जीत को स्वीकार किया और इस ड्यूल के परिणाम को मान्यता दी, भले ही उन्हें अभी भी यकीन न हो रहा हो। दंगल के खत्म होने के बाद एक ऑफिशियल अगली इंस्ट्रक्शंस देने ही वाला था कि सैपिगोंग ने जल्दी से उसे टोकते हुए सबके सामने कहा कि जब सारे ऑफिशियल्स मौजूद हैं तो उसके पास एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है। उसने अपनी स्पीयर जमीन में गाड़ दी और फिर आधिकारिक रूप से रिक्वेस्ट की कि उसे प्रमोशन टेस्ट लेने की अनुमति दी जाए, असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर से ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। उसके बाद सपायों को एकेडमी के अंदर चलते हुए दिखाया गया, जहां स्टूडेंट्स और बाकी असिस्टेंट्स आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहे थे और धीरे धीरे उसके बारे में बातें कर रहे थे। सब उसे उसी इंसान के रूप में इशारा कर रहे थे जिसने वो ड्यूल जीता था। सैपिगांग ने उन स्टूडेंट्स की ओर देखा जो उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। इसके बाद ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी का एक सामान्य दृश्य दिखाया गया, जो एक मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग संस्थान है जिसे ऑर्थोडॉक्स अलायंस ने स्थापित किया था, ताकि वो ऐसे फाइटर्स को तैयार कर सके जो भविष्य में इस अलायंस की मुख्य शक्ति बनेंगे। ये एकेडमी बताती है कि वो केवल प्रतिष्ठित फैमिलीज और सेक्स के स्टूडेंट्स को स्वीकार करती है, और यहां ट्रेनिंग की जिम्मेदारी प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स की होती है, जिन्हें असिस्टेंट्स और ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर्स में बांटा गया है। असिस्टेंट्स का मुख्य कार्य ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर्स की सहायता करना होता है ताकि वो छोटे स्टूडेंट्स को सिखा सकें। सैपिगांग एकेडमी में एक कमरे में दाखिल हुआ, जहां एक व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा था, और उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ और वो अचानक इंटरनल एनर्जी कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है। ये व्यक्ति था जिन बाइक, जो एकेडमी में बॉडी रिकवरी पवेलियन का प्रमुख था और एक डॉक्टर था जो बीमारों का इलाज करता था, ना कि कोई इंस्ट्रक्टर। सपाईगंग ने वही जवाब दोहराया जो पहले दिया था कि ये सब बस एक स्ट्रोक ऑफ लक था। लेकिन ये सुनकर जिन बाइक बहुत नाराज हो गया और उसने याद दिलाया कि उसने बहुत समय तक उसका इलाज किया था और उसकी इंटरनल एनर्जी की समस्या को ठीक करने की कोशिश में बहुत मेहनत की थी। उसे लगा कि सपाईगंग की बातों ने उसके सारे प्रयासों का अपमान किया है। जिन बाइक के चेहरे पर गहरी पीड़ा और दुख साफ झलक रहे थे। उसने दुख के साथ सोचा कि अगर ये सब इतना आसान था तो फिर उसके इतने वर्षों की मेहनत का क्या मतलब था। वो पूरी तरह से टूट चुका था और सपाइंग से माफी मांगते हुए बोला कि वो जानता है कि उसने कितनी नफरत सही है उस कमजोरी की वजह से। इस पल में साफ था कि सैपिगांग जिन बाइक की बातों से भावुक हो गया था। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि ये आदमी कभी नहीं बदला। वो उसके लिए हमेशा एक सच्चे पिता जैसा रहा। उसकी यादें 542 साल पहले तक लौट गई, जब जिन बाइक ने उसे बचपन में एक डकैतों के हमले के दौरान आग से बचाया था। उसे ये भी याद आया कि जिन बाइक उस दिन दूसरों को बचाते बचाते खुद मर गया था। लेकिन सैपिगांग ने ठान लिया कि इस बार सब कुछ अलग होगा। उसने जिन बाइक का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा कि इस बार वो उसे जिंदा रखेगा और उसे खुद के लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए और ना ही उसके लिए चिंता करनी चाहिए। जिन बाइक उसकी बातों से चौंक गया, लेकिन सपाई ने उसे आश्वस्त किया और कहा कि बस उस पर विश्वास रखे, अब से सारे मसले वही संभालेगा। इसके बाद सपाई को शाम को अपने कमरे में दिखाया गया, जहां वो खिड़की से आसमान की ओर देख रहा था और सोच में डूबा हुआ था। उसने अपने हाथ में एक मैजिकल पावर समन की, जिससे एक तेज नीली रोशनी प्रकट हुई। उसने खुद से साफ किया
कि जब वो अतीत में लौटा तब उसने अपनी 90% से भी ज्यादा मैजिकल एनर्जी खो दी थी। अब वो केवल चौथे सर्कल तक की मैजिक ही इस्तेमाल कर सकता था। सैपेगांग ने थोड़ी निराशा जताई, क्योंकि उसने सैकड़ों वर्षों में 8वें सर्कल तक की मैजिक सीखी थी। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि जो भी एनर्जी अभी बची है उसके लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए। उसकी आंखों में अब एक नई दृढ़ता और संकल्प झलक रहा था। उसने खुद को भरोसा दिलाया कि वो सच में उस नर्क से लौट आया है जिसमें वो पहले जी रहा था। उसने याद किया कि कैसे वो एक डार्क टाइमलाइन से लौटा और उस दुनिया को एक सच्चा नरक बताया। सपाइन ने साफ किया कि इतिहास अब दोबारा लिखा जा रहा है और जैंग मारिम दुनिया के डीमंस ने अभी तक इन्वेजन शुरू नहीं किया है। लेकिन उसने दृढ़ता से कहा कि अभी तक यही असली बात है। उसने बताया कि अब से 10 साल बाद वो इन्वेजन फिर से शुरू होगा और जैंग मुरीम फिर से ढह जाएगा। लेकिन इस बार सब कुछ अलग होगा, क्योंकि उसके पास अब 300 साल की यादें और अनुभव है। उसे डीमन आर्मी की मैजिक, उनके हथियार और उनके प्लान्स के बारे में विस्तार से जानकारी है। और सबसे जरूरी बात, उसे ये भी पता है कि डीमन किंग को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जा सकता है। इसी बीच जिन बाइक ने सैपेगांग के कमरे का दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या वो अंदर है। सैपेगांग ने जवाब दिया कि हाँ, और पूछा कि क्या चाहिए। जिन बाइक ने बताया कि एकेडमी का वाइस डायरेक्टर चायो सिम्योंग उसे बुला रहा है। सपाइंग इस बात से हैरान हुआ कि वाइस डायरेक्टर ने यह संदेश खुद न भेजकर जिन बाइक से भिजवाया। लेकिन जिन बाइक ने कहा कि उसे इससे फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ सपाइंग की चिंता है। जिन बाइक ने अंदाजा लगाया कि चायो सिम्योंग की मांग उस प्रमोशन टेस्ट से संबंधित होगी जो सपंग ने मांगा था। उसने उसे चेतावनी दी कि यह टेस्ट बहुत कठिन होगा, खासकर क्योंकि मिंग संदेओक, जो सपाइंग से हारा था, वही इंसान था जिसे चायो सिम्योंग ने सिफारिश की थी, और अब वो सपाइंग से काफी नाराज है। इसके बाद जिन बाइक ने पूछा कि अचानक सपाइंग को ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर बनने की इतनी इच्छा क्यों है। इस पर सपाइंग ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि ये इस एकेडमी को सुधारने की दिशा में पहला कदम है। सपाइंग को एक पुरानी मेमोरी याद आई, जब ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी को टॉप 3 ऑर्थोडॉक्स मार्शल एकेडमीज में गिना जाता था। लेकिन 2 साल पहले इस एकेडमी के डायरेक्टर, जो टॉप 10 मार्शल मास्टर्स में से एक थे, अचानक लापता हो गए। एकेडमी ने उन्हें 2 साल तक खोजा, लेकिन कोई पता नहीं चला। उनके स्तर के किसी व्यक्ति को ढूंढ पाना मुश्किल था, और इसी वजह से एकेडमी की प्रतिष्ठा बहुत गिर गई। सपाइंग मीटिंग रूम की ओर बढ़ा और उसका दरवाजा खोला, खुद को वाइस डायरेक्टर से होने वाली मुलाकात के लिए तैयार किया। चायो सिम्योंग, जो एकेडमी का वाइस डायरेक्टर और स्वॉर्ड टेक्निक इंस्ट्रक्शन का प्रमुख था, उसने मीटिंग की शुरुआत करते हुए पूछा कि क्या सैपेगोंग अपने प्रमोशन रिक्वेस्ट को लेकर गंभीर है। सैपेगांग ने मन ही मन चायो सिम्योंग को एकेडमी की गिरावट का मुख्य कारण बताया। फिर भी उसने एक आदर भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि हाँ, वो पूरी तरह से अपने रिक्वेस्ट को लेकर सीरियस है, और उसे वाइस डायरेक्टर कहकर संबोधित किया।